आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के पर्याप्त स्रोत हैं। मध्यकालीन शासक अपने यहाँ इतिहासकारों को आश्रय दिया करते थे, जिन्होंने शासकों व उनकी विजय अभियानों का वर्णन किया है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब हम लिखित साहित्य की बात कर रहे हैं, जिनमें अरबी और फारसी भाषा का साहित्य प्रमुखता से मिलता है और साथ में हिंदी भाषा का भी हमें साहित्य मिलता है, डिंगल और पिंगल भाषा का भी साहित्य हमें मिलता है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की, तो वहाँ क्या है कि सल्तनत काल की अपेक्षा, सल्तनत पीरियड की अपेक्षा मुगल काल का साहित्य हमें ज़्यादा उपलब्ध होता है। सल्तनत काल के जो भी स्रोत हैं या वो मुगल काल के साहित्यिक स्रोत हैं, वो ज़्यादातर अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए हैं। उसकी एक वजह भी है कि उस समय राजकाज की जो भाषा हुआ करती थी वो फारसी थी। मुगल काल में मुगलों की जो राजकाज की जो भाषा थी तो फारसी में थी। तो जितना भी जो राजकाज का दैनिक विवरण होता था, कोई मुगल बादशाह किसी शासक से, राजा से जो पत्र व्यवहार कर रहा है, तो वो फारसी भाषा में वो उनको लिखा जाता था, लिपिबद्ध है। तो ये जो हमारे पास साहित्य है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए हैं, और मुगल काल के ज़्यादातर जो स्रोत हैं वो फारसी में ही हैं। उस समय के जो इतिहासकार थे वो ज़्यादातर सुल्तानों, बादशाहों की राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों की ही जानकारी देते थे, और इनसे हमें तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि स्थितियों की जानकारी कम ही मिल पाती है। इसके लिए हमें समकालीन साहित्यिक स्रोतों और तत्कालीन समय में आए हुए, भारत में जो आए हुए विदेशी यात्री थे, उनके विवरणों का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो इसी क्रम में मुगलकालीन जो साहित्यिक जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें आज हम बात करते हैं हिंदी के कुछ साहित्यिक ग्रंथों की, जिनमें है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक कल्हड़ द्वारा लिखा हुआ संस्कृत भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भी राजतरंगिणी को हम ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसकी वजह क्या है कि इसमें जो तिथि क्रम का एक उल्लेख किया गया है, उसके आधार पर राजतरंगिणी को ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है। राजतरंगिणी 1148 ईस्वी से लेकर के और 1150 ईस्वी के मध्य लिखा गया। कल्हड़ ने, जो संस्कृत भाषा के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उसमें महाभारत काल से लेकर के और लगभग 1150 ईस्वी तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन किया है। मैंने अभी चर्चा भी की थी कि ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें तिथियों का, कालक्रम का सही वर्णन है। जैसा कि इसके नाम से विदित है, राजतरंगिणी, तो तरंगिणी का अर्थ यहाँ क्या है? तरंग से है। जैसे आपने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें कांड मिलते हैं, बालकांड,
अयोध्या कांड, उत्तरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, इस तरीके से। ऐसे ही राजतरंगिणी को 8 तरंगों में विभाजित किया गया है, अर्थात तरंग का यहाँ अर्थ अध्याय से है, यानी राजतरंगिणी में 8 अध्याय हैं और संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ ग्रंथ है, और जिसमें कुल जो श्लोक हैं वो 7826 श्लोक हैं। एक बार फिर से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि राजतरंगिणी जैसा कि नाम से विदित है, तरंग इसका मतलब अध्याय, इसमें 8 तरंग हैं और इसमें 7826 श्लोक हैं। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिक्र भी किया है, वो बताते हैं, कल्हण ने लिखा है राजतरंगिणी में कि कश्मीर की जो घाटी है वहाँ पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, जिसे कश्यप ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र थे ने इस झील को सुखा दिया था। आगे कल्हण लिखते हैं कि श्रीनगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा की गई थी और बौद्ध धर्म उनके समय से ही यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ से मध्य एशिया से तिब्बत और चीन सहित कई क्षेत्रों में ये फैल गया। कल्हण ने वर्णन किया है राजतरंगिणी में कि हूण शासक तोरमाण और मेहरकुल के शासन काल का भी उन्होंने जिक्र किया है, परंतु वह यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि वे हूण थे। कल्हण इस बात का तो जिक्र करते हैं कि भाई तोरमाण और मेहरकुल ने कश्मीर पर आक्रमण तो किया, लेकिन इस बात का वो जिक्र कहीं नहीं करते हैं कि वे हूण थे। हालांकि इस बात की जानकारी, इस तथ्य की जानकारी हमें और स्रोतों से भी मिलती है, प्राप्त होती है। राजतरंगिणी में लिखा है कि हूणों के बाद गोनंदिया वंश के मेघवाहन का परिवार जो गांधार से वापस आया था, गांधार तक्षशिला, उनकी कुछ पीढ़ियों ने यहाँ कश्मीर पर शासन किया। इसके बाद कारकोट वंश के शासक का उल्लेख मिलता है, जिसमें दुर्लभ वर्मन, ललितादित्य शासकों ने अपने साम्राज्य को पश्चिमी भारत और मध्य एशिया तक फैला दिया। कारकोट वंश के बाद राजतरंगिणी में उल्लेख है कि उत्पल वंश एवं अंत में लोहार वंश का यहाँ साम्राज्य रहा। जिस समय मुसलमान आक्रांताओं के आक्रमण हुए लगभग 712 ईस्वी के आसपास, उस समय से लेकर के और 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनबी के आक्रमणों का राजनीतिक ऐतिहासिक प्रभावों का भी बड़ी सुंदरता के साथ में कल्हण ने वर्णन किया है। कल्हण ने राजा हर्ष के उत्थान और पतन का भी बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया है। इसी क्रम में अब हम चर्चा करते हैं रामचरित की। रामचरित, इसके लेखक रचनाकार संध्याकार नंदी हैं। हम कभी कभी थोड़ा सा हमें भ्रम हो जाता है कि रामचरित वो मानस है, रामचरित मानस, जिसके रचनाकार लेखक तुलसीदास हैं। ये रामचरित है, थोड़ा सा इसमें अंतर देखने को मिलेगा। अक्सर हम लोग कभी कभी
प्रश्न बात होती है, चर्चा होती है कि रामचरित के लेखक कौन हैं, तो हमारे मुंह से यकायक निकलता है कि भाई रामचरित के लेखक तुलसीदास हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। तो इसके लेखक संध्याकार नंदी हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 1050 से लेकर के और 1150 ईस्वी तक का लगभग 100 वर्षों का बंगाल के पाल शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। उनके राजनीतिक घटनाक्रम, उनका ऐतिहासिक, उनकी सैनिक विजय, उनके आक्रमण, उनकी सफलताएं, सारी बातों का लगभग 100 वर्ष का संध्याकार नंदी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है। और इस जो पुस्तक है रामचरित, इसमें जो तत्कालीन बंगाल का शासक है रामपाल, तो उसमें उसके चरित्र को वर्णन किया है, उसके चरित्र का उल्लेख किया है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं का भी विशेष तरीके से उल्लेख किया है। और उसी के आधार पर अपने ग्रंथ का नाम नंद्याकार संधि ने रामचरित्र रखा था। और इसमें जो बंगाल का शासक है उस समय का रामपाल, उसकी बहुत ही मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। तो हम ये देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का जो कि रामचरित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी क्रम में अगली हम बात करेंगे बल्लाल चरित्र की। बल्लाल चरित्र इस पुस्तक की रचना या इस ग्रंथ की रचना आनंद भट्ट ने की थी। इसमें बंगाल के सेन वंश 1160 से लेकर के और 1179 ईस्वी तक के सेन वंश के दूसरे शासक, जिनका नाम था बल्लाल सेन का वो वर्णन मिलता है। सेन वंश के कई शिलालेखों के अनुसार बल्लाल सेन भी स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था और एक लेखक था और रचनाकार भी था। उसने भी कई ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें हमें एक दान सागर और अद्भुत सागर जैसी किताबों का हमें उल्लेख मिलता है कि दान सागर और अद्भुत सागर बल्लाल चरित की रचना है। तो ये दोनों पुस्तकें भी हमें बल्लाल चरित जो आनंद भट्ट की कृति है, दूसरा दान सागर और अद्भुत सागर, ये दोनों कृतियां भी जो कि बल्लाल सेन द्वारा रचित हैं, ये भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी क्रम में आज और हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है, जिसमें चौहान राजा, अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय चौहान के जीवन का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि पृथ्वीराज रासो में वर्णन है कि वो अजमेर और दिल्ली के शासक हैं। अजमेर से लेकर के दिल्ली तक उनका साम्राज्य विस्तार है। और पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार है चंद्रबरदाई, वो उसका एक दरबारी कवि भी है। कई जगह हमें ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि वो पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का शासक इस समय अजमेर और दिल्ली तक है और 1165 से लेकर के और 1192 तक पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहे हैं। कवि चंद्रबरदाई ने लिखा है
मैंने अभी जिक्र भी किया था कि जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन भी हैं, उनके दरबारी कवि भी हैं और उनके मित्र भी हैं। पृथ्वीराज रासो लगभग 2500 प्रश्नों का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, और ये ग्रंथ पिंगल भाषा में रचा हुआ है, लिखित है। पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है वो पृथ्वीराज के पुत्र जलनर ने पूरा किया था। ऐसा हमें उल्लेख मिलता है इतिहास की किताबों में कि जब मोहम्मद गौरी इसको गजनी ले जाते हैं पकड़ करके पृथ्वीराज चौहान कर, और वहाँ उन दोनों की, पृथ्वीराज चौहान की और उसका जो दरबारी कवि है चंद्रबरदाई, उन दोनों की हत्या हो जाती है। इसमें और भी कई बातें हैं कि शब्द भेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं, लेकिन इस बात को ज़्यादातर इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने, कुछ भारतीय इतिहासकारों ने इस घटना को एक कपोल कल्पित माना है। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसा कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि भाई इसका जो अंतिम जो भाग था, उनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की और चंद्रबरदाई की। तो जो अंतिम भाग है उसको चंद्रबरदाई का पुत्र जलनर पूरा करता है। इस पुस्तक में पृथ्वीराज और संयुक्ता के प्रेम का भी वर्णन मिलता है। ये कहानी आपने सुनी होगी, संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी, उससे पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हुआ और फिर उन दोनों की शत्रुता हो गई। वो एक अलग कहानी है, हमें उसका यहाँ जिक्र नहीं करना है। हमें ये चर्चा करनी है कि भाई पृथ्वीराज रासो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस पुस्तक में पृथ्वीराज और संयुक्ता के प्रेम और शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाने का, और उसके शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मारने का उल्लेख भी ऐसा मिलता है। हालांकि मैंने अभी चर्चा किया था कि ये कहानी है जो अधिकतर इतिहासकारों ने इसको कपोल कल्पित भी माना है। हालांकि पृथ्वीराज रासो एक वीर रस का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, और ये हिंदी का एक प्रथम महाकाव्य की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है, और ये पिंगल भाषा का जो ग्रंथ है और जो कालांतर में चल के ब्रज भाषा के रूप में विकसित हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।